दोस्तों, हमारे द्वारा अलग अलग तारीखों पर अलग अलग बिल्स के माध्यम से माल का क्रय व विक्रय किया जाता है और समय समय पर इन बिल्स का भुगतान व प्राप्ति भी की जाती है। इन क्रय व विक्रय के बिल्स में से किसी बिल पर भुगतान हेतु अलग क्रेडिट पीरियड दिया होता है तो किसी बिल पर कोई अलग क्रेडिट पीरियड दिया होता है। ऐसे में सप्लायर्स और कस्टमर्स के इन बिलों में यह ध्यान रखना थोड़ा कठिन हो जाता है कि कौन से बिल्स की राशि का भुगतान या प्राप्ति हो गई है और कौन से बिल्स का भुगतान या प्राप्ति होना बाकी है। इस क्लास में मैं आपको इसी से संबंधित टैली के सभी ऑप्शंस डिटेल में बताने वाला हूं, जिससे सप्लायर्स और कस्टमर्स की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को मेंटेन करने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, इस क्लास में हम सीखने वाले हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट ऑप्शंस, लेजर चेक करते समय बिल वाइज डिटेल्स के सभी ऑप्शंस, वाउचर एंट्री के दौरान पहले से ही कैसे पता कर लें कि कौन से बिल की राशि का भुगतान या प्राप्ति होना बाकी है, बिल्स का सेटलमेंट कैसे किया जाता है, कस्टमर्स के बिल बकाया होने पर वाउचर एंट्री के दौरान वार्निंग मैसेज कैसे एक्टिवेट करें, सेल या परचेज के एक ही बिल को एक से ज्यादा ड्यू डेट्स कैसे दें। और दोस्तों, इसके अलावा कई ऐसी पार्टीज होती हैं जिनसे पूरे वर्ष में इक्का दुक्का ही उधार लेन देन के ट्रांजैक्शंस होते हैं और हम उनके अलग से लेजर्स नहीं बनाना चाहते हैं, तो बिना लेजर बनाए उनके खाते कैसे मेंटेन किए जाएंगे वह भी मैं इस क्लास में बताने वाला हूं। इन सभी ऑप्शंस को अच्छे से समझने के लिए क्लास में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, मैं हूं अमित वया और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद वया पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने टैली में पहले से बनी कंपनी ओपन कर ली है और सबसे पहले मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं। इसके लिए टॉप बार पर दिए कंपनी मेन्यू पर क्लिक करके फीचर्स ऑप्शन पर क्लिक करना है या आप शॉर्टकट की F11 भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेंटेन अकाउंट्स और इनेबल बिल वाइज एंट्री ऑप्शन को यस पर सेट करना है और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके सेटिंग को सेव कर लेना है। अगर आप टैली ERP 9 चला रहे हैं तो साइड बार पर दिए फीचर्स ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं या यहाँ भी शॉर्टकट की F11 का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स पर जाकर मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस पर सेट कर दें और यहाँ भी कंट्रोल के साथ A प्रेस करके सेटिंग्स को सेव कर लें। अब हम देख लेते हैं कि मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स के लिए लेनदारों व देनदारों के लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर क्रिएट ऑप्शन पर एंटर करना है और इसके बाद लेजर ऑप्शन पर जाकर एंटर करना है। यहाँ पर पहले कस्टमर्स या सन्ड्री डेटर्स के लेजर बना लेते हैं। तो कस्टमर का पहला लेजर है श्रीनाथ ट्रेडिंग कंपनी, जिसे हम सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत बना लेते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को ग्रुप डिसाइड करने में समस्या होती है तो इसके लिए मैंने चैनल पर 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, आप पहले उन वीडियोस को देख लें। ग्रुप चुनने के बाद मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल के लिए पूछा जा रहा है, जहां पर हमें यस रखना है। यदि कोई लेनदार या देनदार ऐसा है जिसके लेजर को हम बिल बाय बिल मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो इसे नो किया जा सकता है, पर अभी हम इसे यस ही रखेंगे। यदि आपको मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा हो तो F12 की प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस पर सेट कर दें। इसके बाद डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड पूछा जा रहा है, जहां पर हमें उतने दिन एंटर करना है जितने दिन की हमने इस कस्टमर को भुगतान करने की छूट दी हुई है। यहाँ जितने दिन आप सेट करेंगे वह क्रेडिट पीरियड इस कस्टमर के लिए डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हो जाएगा। यदि किसी कस्टमर को आप अलग अलग सेल्स पर अलग अलग क्रेडिट पीरियड देते हैं, कहने का मतलब है कि कभी आप उसे सेल पर भुगतान हेतु 5 दिन का समय देते हैं, कभी 10 दिन का या कभी कोई और पीरियड, और आप कोई एक ही क्रेडिट पीरियड सेट नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि वाउचर एंट्री के समय ही क्रेडिट पीरियड एंटर किया जाए, तो इस फील्ड को ऐसे ही छोड़ दें। मैं यहाँ पर 10 दिन सेट कर देता हूँ। इसके बाद टैली द्वारा चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री पूछा जा रहा है। इस ऑप्शन को यस करने पर यदि ड्यू डेट निकल जाने के बाद भी आपके कस्टमर द्वारा पिछले एक या एक से ज्यादा बिलों का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है तो अगला सेल बिल बनाते समय टैली द्वारा एक वार्निंग मैसेज दिया जाएगा, ताकि आप चाहें तो इस कस्टमर को और माल का विक्रय रोक सकें। तो मैं यहाँ पर यस से एंटर कर देता हूँ। लेजर बनाने की बाकी सारी जानकारियां वैसी ही हैं जैसी हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं, तो मैंने वे सारी जानकारियां एंटर कर दी हैं और इस लेजर को सेव कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक कस्टमर का लेजर और बना लिया है। यह लेजर है कृष्णा ट्रेडर्स का और इसे भी हमने सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत बनाया है। यहाँ भी मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल में यस एंटर कर दिया है। इस कस्टमर्स के लिए डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में हमने कोई भी दिन एंटर नहीं किए हैं और इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। क्रेडिट पीरियड वाउचर एंट्री के दौरान ही एंटर कर देंगे। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री पर यस एंटर कर दिया है। यहाँ मैंने 2 सप्लायर्स के लेजर भी बना लिए हैं। सप्लायर का पहला लेजर है श्री ओम एंटरप्राइजेज, जिसे सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंतर्गत बनाया है
और यहाँ भी मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल में यस एंटर कर दिया है। यहाँ डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में 10 दिन एंटर किया है और चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को यस पर रखा है। सप्लायर्स का अगला लेजर है माधव ट्रेडिंग कंपनी, जिसे सनरी क्रेडिटर्स ग्रुप के अंतर्गत बनाया है और यहाँ भी मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल में यस एंटर कर दिया है। यहाँ डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में कुछ भी एंटर नहीं किया है और इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। क्रेडिट पीरियड वाउचर एंट्री के दौरान ही एंटर कर देंगे। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री पर यस एंटर कर दिया है। दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 स्टॉक आइटम भी बना रखे हैं, वीट यानी गेहूं और मेज यानी मक्का, जिनकी यूनिट ऑफ मेजर क्विंटल ली हुई है। स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर को डिटेल में समझाने के लिए चैनल पर 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जिनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपने वे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लें। अब हम समझ लेते हैं कि मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स में वाउचर एंट्री कैसे की जाती है। तो इसके लिए वाउचर्स पर एंटर कर देते हैं। पहले हम परचेज वाउचर की एंट्री कर लेते हैं और इसके लिए शॉर्टकट की F9 प्रेस करके वाउचर टाइप को परचेज वाउचर टाइप में बदल लेते हैं। हमारी पहली एंट्री है 4 अप्रैल 2020 को श्री ओम एंटरप्राइजेस से माल खरीदा गेहूं 50 क्विंटल 1900 रुपए के भाव से और मक्का 30 क्विंटल 1850 रुपए के भाव से। इसका बिल नंबर है 21 और बिल डेट है 1 अप्रैल 2020। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले सप्लायर का इनवॉइस नंबर एंटर करना है। यह नंबर सप्लायर द्वारा बनाए गए बिल या इनवॉइस का सीरियल नंबर है। तो मैं यहाँ पर इस बिल का इनवॉइस नंबर एंटर कर देता हूँ और यही वह नंबर होगा जो मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स के लिए रेफरेंस का काम करेगा, जिससे कि पता चल सके कि किस बिल का पेमेंट हो गया है और किस बिल का कितना पेमेंट बाकी है। अब यहाँ पर हम बिल की डेट एंटर कर देते हैं। यह डेट आपके परचेज वाउचर की डेट से अलग भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि बिल पहले ही बन गया हो और माल आपके पास 1-2 दिन बाद आया हो और आप तब एंट्री कर रहे हो। जैसा कि हमारे इस उदाहरण में बिल डेट 1 अप्रैल है और हम 4 अप्रैल को एंट्री कर रहे हैं, इसलिए वाउचर डेट हमने 4 अप्रैल रखी और बिल की डेट 1 अप्रैल एंटर की है। वैसे कई लोग माल कभी भी प्राप्त हो एंट्री बिल की डेट पर ही करते हैं, किंतु मेरा मानना है कि यदि माल की वास्तविक प्राप्ति और बिल पर डली डेट दोनों अलग अलग हों तो दोनों को अलग अलग ही दर्शाना चाहिए। अब यहाँ पर हम उस सप्लायर का लेजर ले लेते हैं जिससे हमने उधार माल खरीदा है। तो यहाँ पर मैंने श्री ओम एंटरप्राइजेस का लेजर ले लिया है। एंटर करने पर जो जानकारियां मांगी जा रही हैं वे मैंने परचेज वाउचर वाली क्लास में डिटेल में बताई हुई हैं। अभी मैं यहाँ पर कोई जानकारी एंटर नहीं कर रहा हूँ और इसे कंट्रोल के साथ A प्रेस करके ऐसे ही सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने परचेज का लेजर ले लिया है और अब यहाँ पर बेचे जा रहे स्टॉक आइटम का नाम और उनकी डिटेल एंटर कर देते हैं। दोस्तों एंटर करने के बाद जब हम टोटल वाले फील्ड पर एक बार और एंटर करते हैं तो टेली द्वारा हमसे इस सप्लायर के लिए बिल वाइज डिटेल्स मांगी जा रही है। ध्यान रहे, जब भी माल की खरीदी या बिक्री की जाती है तब मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आपको न्यू रेफरेंस लेना है। बाकी के ऑप्शंस में इसी क्लास में आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर टेली ने ऑटोमेटिक वह नंबर ले लिया है जो हमारे द्वारा भी सप्लायर इनवॉइस नंबर में एंटर किया गया था। आप चाहें तो इस नंबर को बदल भी सकते हैं, लेकिन हमें इस नंबर को बदलना नहीं है। चूंकि जब हमने इस सप्लायर का लेजर क्रिएट किया था तब हमने डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 10 दिन लिया था और इस कारण से टेली ने यहाँ पर 10 दिन ले लिया है और वाउचर की डेट से 10 दिन आगे की ड्यू डेट भी ऑटोमेटिक ही ले ली है। यहाँ ध्यान दीजिए कि टेली ने हमारे परचेज वाउचर की डेट से 10 दिन आगे की डेट ली है, न कि सप्लायर द्वारा दिए गए बिल की डेट से आगे के 10 दिन की डेट, क्योंकि सप्लायर का इनवॉइस तो 1 तारीख का ही बना हुआ था, किंतु हमने उसकी परचेज वाउचर में एंट्री 4 तारीख को की थी, तो टेली ने 4 तारीख में 10 दिन जोड़कर ड्यू डेट 14 तारीख ली है। यदि सप्लायर का लेजर बनाते समय हमने कोई डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड एंटर नहीं किया होता तो टेली द्वारा वह जानकारी हमसे यहाँ मांगी जाती जो मैं अभी अन्य सप्लायर्स की एंट्रीज के समय बताने वाला हूँ। यहाँ टेली द्वारा इस बिल का अमाउंट भी ले लिया गया है। यहाँ एंटर करके नरेशन टाइप कर देते हैं और अब इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। इसके बाद इसी सप्लायर की 2 और एंट्रीज मैंने कर दी हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एंट्री की है 6 अप्रैल 2020 में, जिसका इनवॉइस नंबर 37 है और यह बिल 1,50,600 रुपये का बना है। मैंने इसकी बिल वाइज डिटेल्स भी एंटर कर दी है। एक और एंट्री की है 8 अप्रैल 2020 में, जिसका इनवॉइस नंबर 41 है और यह बिल 2,58,600 रुपये का बना है। मैंने इसकी बिल वाइज डिटेल्स भी एंटर कर दी है। अब मैं आपको हमारे एक अन्य सप्लायर माधव ट्रेडिंग कंपनी से परचेज की एंट्री बता देता हूँ। 5 अप्रैल 2020 को माधव ट्रेडिंग कंपनी से माल खरीदा गेहूं 20 क्विंटल 1880 रुपए और मक्का 30 क्विंटल 1825 रुपए। बिल नंबर 2020-21/29, ड्यू डेट 15 अप्रैल। दोस्तों मैंने बाकी की एंट्री वैसे ही कर दी है जैसे कि हम परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं। बिल वाइज डिटेल में मैंने यहाँ पर न्यू रेफरेंस ले लिया है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सप्लायर के लिए ड्यू डेट या क्रेडिट डेट टेली ने ऑटोमेटिक नहीं लिया है, क्योंकि इस सप्लायर का लेजर बनाते समय डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में हमने कोई दिनों की संख्या नहीं दी थी
और इस फील्ड को ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अब आप जितने चाहें इस बिल में दिए गए क्रेडिट डेज एंटर कर दें या ड्यू डेट एंटर कर दें। मैं पहले 5 दिन एंटर कर देता हूं और आप देख सकते हैं कि इसने 5 दिन जोड़कर ड्यू डेट 10 अप्रैल कैलकुलेट कर ली है। अब हम यहाँ पर दिन के बजाय ड्यू डेट एंटर करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस बिल की ड्यू डेट एंटर की है जो कि 15 अप्रैल है और आप देख सकते हैं कि टेली ने ड्यू डेज कैलकुलेट कर लिए हैं। तो इस एंट्री को भी सेव कर लेते हैं। दोस्तों, इस सप्लायर से अगली परचेज में हमें ड्यू डेट में कम दिन मिले हैं। कहने का मतलब है कि पिछले बिल की ड्यू डेट आने से पहले इस बिल की ड्यू डेट आ जाएगी, क्योंकि पिछले बिल की ड्यू डेट 15 अप्रैल है और इस बिल की ड्यू डेट 10 अप्रैल की है। मैंने वह एंट्री कर ली है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसकी बिल वाइज डिटेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने न्यू रेफरेंस ले लिया है और ड्यू डेट में मैंने यहाँ पर 10 अप्रैल एंटर कर दिया है। अब मैं आपको बिल वाइज डिटेल्स में सप्लायर को पेमेंट कैसे किया जाता है वह बता देता हूँ। पेमेंट करने के लिए पहली एंट्री है 10 अप्रैल 2020 को श्री ओम एंटरप्राइजेस को नगद भुगतान किया 2 लाख रुपए। तो पेमेंट की एंट्री के लिए पहले F5 की प्रेस करके वाउचर टाइप को पेमेंट वाउचर टाइप में बदल लेते हैं। अब जिस पार्टी को पेमेंट किया जा रहा है उसका लेजर लेना है, तो मैं यहाँ पर श्री ओम एंटरप्राइजेस का लेजर ले लेता हूँ। भुगतान की जा रही राशि को एंटर करने के बाद जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं, टेली द्वारा हमसे जिन बिलों का भुगतान किया जा रहा है उनकी जानकारी मांगी जा रही है। जब भी माल की खरीदी या बिक्री के बाद उससे संबंधित पेमेंट या रिसीट की एंट्री की जाती है, तब बाय डिफॉल्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट रेफरेंस होता है, क्योंकि किए जा रहे भुगतान या प्राप्ति पुराने किसी बिल के एवज में होते हैं। हम भुगतान या प्राप्ति भविष्य में किए जा रहे क्रय या विक्रय हेतु भी एडवांस के रूप में कर सकते हैं, या इसे ओन अकाउंट भी किया जा सकता है, जो मैं आपको आगे के उदाहरणों में बताने वाला हूं। तो अभी के लिए यह मानते हुए कि किया जा रहा भुगतान पिछले बकाया बिलों के लिए किया जा रहा है, हम यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस ले लेते हैं। एंटर की प्रेस करते ही टेली द्वारा पेंडिंग बिल्स और उनकी बकाया राशि की लिस्ट दिखाई जा रही है। हमें यहाँ से वे बिल चुनना है जिनका भुगतान इस एंट्री में किया जा रहा है। सामान्यतः पहले बने हुए बिल का भुगतान पहले किया जाता है, किंतु ऐसा नियम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हम बाद में बने बिल का भुगतान पहले कर दें, जो कि मैं कारण सहित आगे बताने वाला हूं। यहाँ हम मान लेते हैं कि बकाया बिलों में से पहला बिल, जो कि बिल नंबर 21 है, उसका भुगतान पहले किया जा रहा है। तो पेंडिंग बिल्स की लिस्ट में से दिखाई दे रहे पहले बिल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस बिल का पेंडिंग अमाउंट टेली ने ले लिया है और चूंकि भुगतान की जा रही राशि इस बिल की राशि से भी ज्यादा है, इसलिए एंटर की प्रेस करने पर टेली बाकी की राशि के लिए एक बार फिर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पूछ रहा है, जहां पर हम एक बार फिर से अगेंस्ट रेफरेंस ले लेते हैं और बचे हुए बिलों में से अगला बिल, जो कि बिल नंबर 37 है, उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि बिल नंबर 37 की पेंडिंग राशि ज्यादा थी, किंतु पेमेंट की इस एंट्री में 2 लाख रुपए का ही भुगतान किया जा रहा है और बिल नंबर 21 की राशि का भुगतान होने के बाद जो भी राशि बची है वह टेली द्वारा इस बिल के भुगतान में ले ली गई है। चूंकि भुगतान नगद किया जा रहा है, क्रेडिट में कैश के लेजर को ले लेते हैं और अब कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। हम अगले सप्लायर को पेमेंट की एंट्री कुछ और भी जरूरी ऑप्शंस के साथ समझ लेते हैं और भुगतान की अगली एंट्री पर आपको विशेष ध्यान देना है। 10 अप्रैल 2020 को माधव ट्रेडिंग कंपनी को बिल नंबर 2020-21/45 का पंजाब बैंक से भुगतान किया। दोस्तों, अब यहाँ पर वाउचर एंट्री के दौरान हमें सिर्फ यह जानकारी है कि ड्यू बिल नंबर 2020-21/45 का भुगतान किया गया है, किंतु हमें अभी यह जानकारी नहीं है कि कितनी राशि का भुगतान किया है। यदि मैं यहाँ पर अपने सप्लायर के लेजर चुनकर एंटर करता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर माधव ट्रेडिंग कंपनी का लेजर चुनकर एंटर किया है, तो टेली द्वारा भुगतान की जा रही राशि की जानकारी मांगी जा रही है, जो कि अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि बकाया बिलों की जानकारी अमाउंट एंटर करने के बाद ही टेली द्वारा बिल वाइज डिटेल्स के माध्यम से दी जाती है। किंतु मैं चाहता हूं कि लेजर सेलेक्ट करते ही टेली बकाया बिलों की राशि की जानकारी दे दे, तो इसके लिए हम F12 की प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर प्री एलोकेट बिल्स फॉर पेमेंट रिसीट जर्नल वाउचर्स को यस पर सेट कर देते हैं और इसके बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके सेटिंग को फिर से सेव कर लेते हैं। तो अब जैसे ही मैं सप्लायर के लेजर पर एंटर की प्रेस करता हूँ, अमाउंट पूछने के बजाय टेली सीधे ही बिल वाइज डिटेल्स की जानकारी दे देता है, जहां से मुझे अगेंस्ट रेफरेंस पर एंटर करके उस बिल को सेलेक्ट करना है जिसका भुगतान किया जा रहा है। बिल से संबंधित सारी जानकारियां टेली ने ले ली हैं। एंटर करने के बाद एंड ऑफ लिस्ट ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बिल का भुगतान किया जा रहा है। क्रेडिट में भुगतान का माध्यम ले लेना है, जो कि इस एंट्री में पंजाब बैंक है। भुगतान से संबंधित अन्य जानकारियां पेमेंट वाउचर वाली क्लास में डिटेल में समझाई गई हैं, तो अब इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको अब तक की गई एंट्रीज को चेक करना बता देता हूं। तो गेटवे ऑफ टेली पर DAL प्रेस करके लिस्ट ऑफ लेजर्स पर आ जाते हैं, या आप चाहें तो किसी भी रिपोर्ट या अन्य स्थान से शॉर्टकट की अल्टर के साथ G प्रेस करके गो टू के माध्यम से लेजर वाउचर्स पर एंटर करके लिस्ट ऑफ लेजर को ओपन कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर श्री ओम एंटरप्राइजेस के लेजर को चेक कर लेते हैं।
यहाँ पर हमारे द्वारा इस लेजर में की गई सारी एंट्रीज दिखाई दे रही हैं और इस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस 3,59,700 रुपये भी दिखाई दे रहा है। किंतु अब हम इसे बिल वाइज देखना चाहते हैं कि कौन से बिल के एवज में कितना भुगतान किया जा चुका है। तो इसके लिए हमें साइड बार पर दिए बिल वाइज बटन पर क्लिक करना होगा या यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की F5 भी प्रेस कर सकते हैं। यदि आप टेली ERP 9 यूज कर रहे हैं तो आपको अल्टर के साथ B प्रेस करना होगा। तो मैं यहाँ पर टेली प्राइम की शॉर्टकट की F5 प्रेस कर देता हूँ। वैसे तो हमने इस सप्लायर से 3 बार माल खरीदा था, किंतु यहाँ पर सिर्फ 2 ही बिल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक बिल का भुगतान किया जा चुका है और सिर्फ 2 बिल ही पेंडिंग चल रहे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहे बिल्स का ओपनिंग अमाउंट दिखाई दे रहा है जिस राशि से माल की खरीदी के समय बिल बने थे। पेंडिंग अमाउंट में वह राशि दिखाई दे रही है जो इस बिल के संबंध में अभी भी बाकी है। ड्यू ऑन में वह तारीख दिखाई दे रही है जिस तारीख को बिल ड्यू होना है। अभी ओवर ड्यू बाय डेज में कोई दिन दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट की डेट 10 अप्रैल है और इनमें से कोई भी बिल 10 अप्रैल को ड्यू नहीं हुआ है। हम एक बार रिपोर्ट की डेट F2 की प्रेस करके 1 से 30 अप्रैल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ ड्यू ऑन डेट से रिपोर्ट की डेट 30 अप्रैल के हिसाब से टेली ने ओवर ड्यू बाय डेज कैलकुलेट कर लिए हैं। यदि हम चाहते हैं कि इन बिलों से संबंधित सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देने लगे तो हमें इसे डिटेल मोड में चेंज करना होगा। डिटेल मोड के लिए टेली प्राइम में आप चाहें तो अल्टर के साथ F1 या अल्टर के साथ F5 की प्रेस कर सकते हैं, जबकि टेली ERP 9 में सिर्फ अल्टर के साथ F1 ही यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अल्टर के साथ F1 प्रेस कर दिया है। यहाँ पर आपको माल खरीदने की एंट्री व भुगतान की एंट्रीज दिखाई दे रही हैं। यदि भुगतान एक से ज्यादा बार में हुआ हो तो वे सभी एंट्रीज यहाँ पर हर उस बिल के साथ दिखाई देंगी जिस बिल से वे संबंधित हैं। यदि आप सिर्फ किसी एक बिल को डिटेल मोड या कंडेंस्ड मोड में देखना चाहें तो उस बिल पर जाकर एंटर की प्रेस करने से भी वह बिल डिटेल या कंडेंस्ड मोड में आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि जिन बिलों का भुगतान हो गया है या वे बिल जो अब पेंडिंग नहीं है वे भी दिखाई देने लगे तो हमें साइड बार पर दिए बेसिस ऑफ वैल्यूज बटन पर क्लिक करना होगा या हम कंट्रोल के साथ B भी प्रेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमें टाइप ऑफ बिल्स में पेंडिंग बिल्स दिखाई दे रहा है जिसके कारण यहाँ वही बिल्स दिखाई दे रहे हैं जो अभी भी पेंडिंग है। सारे बिल देखने के लिए यहाँ पर एंटर की प्रेस करके ऑल बिल्स लेना होगा। यदि हम यहाँ ओवरड्यू बिल्स का ऑप्शन लेते हैं तो रिपोर्ट की तारीख पर जो बिल्स ओवरड्यू हो गए होंगे या यूं कहें कि जिनकी ड्यू डेट निकल गई होगी सिर्फ वही बिल दिखाई देंगे। अभी हम यहाँ पर ऑल बिल्स ले लेते हैं। कंट्रोल के साथ A प्रेस करके सेटिंग को सेव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 4 अप्रैल वाले बिल का भुगतान हो गया है, फिर भी अब वह बिल दिखाई देने लगा है। यदि आप टेली ERP 9 में काम कर रहे हैं तो इसके लिए F12 की प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में रेंज ऑफ बिल्स टू शो में अपनी पसंद का ऑप्शन चुनना होगा। तो यहाँ पर भी हम ऑल बिल्स ले सकते हैं। अब हम हमारे दूसरे सप्लायर का लेजर चेक करने के लिए F4 की प्रेस करते हैं, किंतु आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अब सिर्फ सप्लायर्स व कस्टमर्स के ही लेजर बचे हैं। सेल्स, परचेज, कैश आदि के लेजर सब यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमने अभी बिल वाइज मोड ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम हमारे दूसरे सप्लायर माधव ट्रेडिंग कंपनी के लेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं, यदि हम F4 की प्रेस करके किसी अन्य लेजर को सेलेक्ट करते हैं तो वे सारी सेटिंग्स बनी रहती हैं जो हमने पिछले लेजर के लिए की थी, किंतु यदि एस्केप की प्रेस करके किसी लेजर को सेलेक्ट किया जाता है तो व्यू की सेटिंग्स फिर से डिफॉल्ट सेटिंग पर आ जाती हैं। चूंकि अभी हमने F4 की प्रेस करके इस लेजर को सेलेक्ट किया था इसलिए हमारे पिछले लेजर हेतु की गई सारी सेटिंग्स अभी भी बनी हुई हैं। अब हम समझते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन। यदि आप चाहते हैं कि किसी बिल का यहीं से सेटलमेंट कर दिया जाए तो आपको उस बिल पर जाकर साइड बार पर दिए सेटल बिल्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा या आप शॉर्टकट की अल्टर के साथ B भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल नंबर 2020-21/48 का सेटलमेंट करके दिखा देता हूं, जिसका पेंडिंग अमाउंट 1,84,700 रुपए है। इसके लिए इस बिल पर जाकर अल्टर के साथ B प्रेस कर देते हैं। चूंकि पेमेंट की एंट्री की जा रही है इसलिए टेली ने यहाँ पर ऑटोमेटिकली पेमेंट वाउचर ले लिया है। अब यहाँ पर हमें भुगतान की डेट एंटर करना है, तो मैं यहाँ पर 30 अप्रैल एंटर कर देता हूँ। अब नगद या बैंक जिस भी माध्यम से भुगतान किया जा रहा है उसका लेजर चुनना है, तो मैं यहाँ पर पंजाब बैंक का लेजर ले लेता हूँ। इसके बाद नरेशन एंटर कर देते हैं और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। टेली ने इसके लिए वाउचर एंट्री कर दी है और एंटर करते हुए आगे बढ़ने पर बैंक की डिटेल्स मांगी जा रही है जो हमें एंटर करना है। यदि हम एक से ज्यादा बकाया बिलों का एक साथ ही सेटलमेंट करना चाहते हैं तो वह भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसके लिए मैं एक दूसरे लेनदार का लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके लिए मैंने पहले से कुछ एंट्रीज की हुई हैं। एक से ज्यादा बिल्स का सेटलमेंट करने के लिए आपको पहले उन बिल्स को सेलेक्ट करना होगा। इन्हें सेलेक्ट करने के लिए जिस बिल को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर जाकर स्पेस की प्रेस करते जाएं, वे सेलेक्ट होते जाएंगे।
इन्हें डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल व शिफ्ट के साथ ए प्रेस करें। आप चाहें तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें और हर उस बिल या लाइन पर माउस से क्लिक कर दें जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी टेली में मल्टीपल लाइंस को सेलेक्ट करने के लिए कई सारे तरीके हैं जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यदि आप उन्हें भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं उन सभी तरीकों पर एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ बिल्स सेलेक्ट कर लिए हैं। अब बिल सेटलमेंट हेतु शॉर्टकट की अल्टर के साथ बी प्रेस कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि टेली ने सेलेक्ट किए गए बिल्स की राशि जोड़कर यहाँ पर ले ली है। आगे की प्रोसेस बिल्कुल वैसी है जैसी सिंगल बिल के सेटलमेंट के लिए होती है। यहाँ पर टेली बिल वाइज डिटेल्स में सेलेक्ट किए गए सारे बिल ले लेता है। अभी तक हमने बिल वाइज डिटेल से संबंधित कई सारे ऑप्शंस देख लिए हैं। दोस्तों, क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए इसे 2 पार्ट में कर लेते हैं। इसका अगला पार्ट भी इसी पार्ट के साथ अपलोड किया जा रहा है। एंड स्क्रीन पर दिए लिंक पर क्लिक करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। बचे हुए ऑप्शंस इसमें डिटेल में बताए गए हैं। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। कोई सुझाव, शिकायत या डाउट्स हो तो कमेंट में जरूर लिखें। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।